हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल। और मैं सी ए रौनक अग्रवाल। हम पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज़ इन दिस चैनल। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर 9 और वो था पार्ट 5। आज है पार्ट 6। पार्ट 5 में हमने पढ़ा था कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन के फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन क्या होते हैं, वो हम पढ़े थे लास्ट क्लास में। और वैसे मैं आपका एक बार रिवाइज़ करवाऊँ तो मुझे बताओ फटाफट से कि फाइनेंशियल डिसीजन कितने टाइप के होते हैं। आप बोलेंगे सर कि स्क्रीन में ही लिखा हुआ है, क्या रिवाइज करवा रहे हैं आप? हाँ, मैं जानबूझ करके वैसा करवा रहा हूँ। 3 टाइप के होते हैं, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग और डिविडेंड। तो फाइनेंशियल डिसीजन कितने टाइप के? 3। पहला क्या? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। दूसरा क्या? फाइनेंसिंग डिसीजन। तीसरा क्या? डिविडेंड डिसीजन। ठीक है। तो लास्ट क्लास में अपन पढ़े क्या थे? इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन या फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट डिसीजन को अपन क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट डिसीजन का दूसरा नाम क्या है? कैपिटल बजटिंग डिसीजन, है ना। जैसे आपका स्कूल का नाम और घर का नाम अलग अलग होता है ना, उसी टाइप से वैसे इन्वेस्टमेंट डिसीजन स्कूल का नाम और घर का नाम कैपिटल बजटिंग डिसीजन। ठीक है। जो डिसीजन रिलेटेड टू करंट एसेट होता है उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन, है ना इडियट्स। जो डिसीजन रिलेटेड टू होता है कैपिटल एसेट, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, वो सारा होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है। और फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है, वही तो आज हम पढ़ेंगे। फाइनेंसिंग डिसीजन में पहले ही बताया था, लेकिन आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। ठीक है। तो ये पुराना वाला टॉपिक मैं हटाऊं सामने से। ये लीजिए, ये लीजिए, ये गया। ठीक है। तो अब आपके सामने आ रहा है एकदम एकदम नया टॉपिक। आपके सामने आ रहा है एकदम नया टॉपिक जिसका नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। आप बोलेंगे कि सर फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है, हमको नहीं पता। मैं बोलूँगा कि पार्ट 3 या पार्ट 4 में मैं आपको पढ़ाया था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फाइनेंशियल डिसीजंस कितने टाइप के होते हैं। उस क्लास में मैं आपको डिटेल में पढ़ाया था कि ये 3 डिसीजन क्या होते हैं। बट स्टिल मैं आज ब्रीफ कर लेता हूँ। जिनको डिटेल में जानना है आप वो क्लास देख सकते हैं। और एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, चैप्टर 4 से लेकर के आपको वीडियो इस चैनल में मिल जाएंगे। चैप्टर 4 जो कि प्लानिंग है, और चैप्टर 4, 5, 6, 7, 8 तक अपन ख़त्म कर चुके हैं। चैप्टर 9 का वीडियो ये पार्ट 6 आज आप देख रहे हैं। और आपको किसी भी चैप्टर से रिलेटेड वीडियो देखने हैं तो आपको मिल जाएगा, डिटेल एनालिसिस विथ रिवीजन क्लास। ठीक है। तो आज का जो ये क्लास है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो सारे टर्म्स लिखे हुए हैं ना, ये सारे टेक्निकल हैं। ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, अदरवाइज अगर सुनने का मन नहीं है तो प्लीज़ क्लास को बंद कर दीजिए और सो जाइए। ठीक है। तो अब मैं बोलता हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंसिंग डिसीजन। आंसर इज एज सिंपल, द डिसीजन, सी दिस डायग्राम, द डिसीजन which is related to डिसाइडिंग डेप्थ और इक्विटी। मतलब कंपनी में डेप्थ हो या कंपनी में इक्विटी हो, उसका डिसीजन कौन बताता है? तो कंपनी में डेप्थ होगा या इक्विटी होगा, वो कौन बताता है? आप बोलेंगे फाइनेंस मैनेजर बताता है। फाइनेंस मैनेजर तो बताता है, लेकिन ये डिसाइड करते वक्त फाइनेंस मैनेजर को अपने दिमाग में किन मुद्दों का ध्यान रखना चाहिए? एक बार फिर से बोलता हूँ, ये बताते वक्त कि डेप्थ कितना हो और इक्विटी कितना हो, ये बताते वक्त फाइनेंस मैनेजर को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वही बातें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको वही बातें पढ़ा रहा हूँ। आप बोलेंगे हम तो फाइनेंस मैनेजर नहीं है। आगे चल के आप फाइनेंस मैनेजर बनेंगे, बड़ा बड़ा कंपनी संभालेंगे, या फिर आपका खुद का कंपनी होगा, उसमें भी आप फाइनेंस मैनेजर का काम देखेंगे। ठीक है ना। तो फाइनेंस मैनेजर को फाइनेंसिंग डिसीजन लेते वक्त किन बातों का ध्यान देना चाहिए? अगर एक छोटा सा एग्जांपल मैं लूँ तो अपन पढ़ क्या रहे हैं, सिंपली आपका एक कंपनी है, सपोज पार्ले।
ठीक है। पार्ले आपका कंपनी, हाँ ये वही कंपनी है जिसका पार्ले जी बिस्किट आता है। ठीक है, तो पार्ले आपकी कंपनी में है पैसे की ज़रूरत, आपकी कंपनी में है पैसों की ज़रूरत। कितने पैसे चाहिए भाई, मुझे बोलो, मैं दे देता हूँ। काश कि ऐसा होता कि मैं जितने पैसे चाहिए होते मैं आपको दे पाता। 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए। हाँ 100 करोड़ लाएंगे कहाँ से? वही तो बात है, वही तो सीखना है। तो मेरे प्यारे फाइनेंस मैनेजर्स बताएं कि लाएंगे कहाँ से। आप बोलेंगे सर हमको तो अभी तक ये टॉपिक पढ़े नहीं, हमको कैसे पता चलेगा कि कितना डेप्थ हो, कितना इक्विटी हो। चलो फिर भी हम तुक्का मार लेते हैं, क्योंकि हम तुक्का मारने में एक्सपर्ट हैं। सर ऐसा है कि ये डेप्थ, ये आदमी देखिए ना दुखी दिखता है, इस सर पे बोझ रखा हुआ है, तो ऐसा करते हैं बोझ को कम कर लेते हैं 30, और इक्विटी में तो सबको ही पैसा दे देते हैं, तो इसको 70 रख लेते हैं। तो 70 + 30 100 हो गया। ये इतना सिंपल है नहीं जितना ये दिख रहा है आपको। हाँ ये आपको इतना तो बता दीजिए कि आपको डेप्थ और इक्विटी के बीच में डिफरेंस पता है या नहीं। अगर नहीं पता है तो चले जाइए क्लास 11th में। 12th में आप कैसे पहुंच गए? डेप्थ का मतलब होता है लोन, ठीक है, और इक्विटी का मतलब होता है जो शेयर से पैसा लिया जाता है। मैं पहले ही ये दो का डिफरेंस बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुका हूँ। आज का क्लास में अगर मैं यही पढ़ाने लग गया तो आज का क्लास फिर ये चीज़ नहीं हो पाएगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन नहीं पढ़ा पाऊँगा मैं। डेप्थ का मतलब सिंपली ये सोच लीजिए कि आप जो लोन लेते हैं इसके अंदर में आता है, क्या क्या आता है बता देता हूँ ये चीज़। इसके अंदर में आते हैं डिवेंचर, ठीक है, लोन खुद एक अपने आप में आते हैं, डिवेंचर आते हैं और बॉन्ड्स आते हैं, ठीक है, एंड अदर बोरोविंग्स। मतलब जितना भी कर्ज आप लेंगे वो सारा डेप्थ माना जाता है, सिंपल भाषा में अगर अपन देखें तो, ठीक है। और इक्विटी के अंदर में क्या आता है? इक्विटी के अंदर में वो आते हैं जो आप शेयर इशू करते हैं, जो आप पब्लिक से पैसा लेते हैं और उनको शेयर इशू करते हैं। शेयर का मतलब ये होता है कि द टोटल कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स। जैसे मान लीजिए कंपनी का कैपिटल आपके केस में 70 करोड़ है, तो 70 करोड़ को, ठीक है, 70 करोड़ को डिवाइड किया जाएगा। सपोज मान लीजिए इसको डिवाइड कर दिया गया 10 लाख में, ठीक है, 70 करोड़ को डिवाइड कर दिया गया 10 लाख में, तो कितना आएगा? एक शेयर का भाव कितना आएगा बताओ? तो अगर 70 करोड़ को अपन 10 लाख में डिवाइड करेंगे तो एक शेयर का जो भाव आएगा, एक शेयर का कितना रुपया आएगा? ₹700 ईच, ठीक है। तो ये 700 एक शेयर माना जाएगा। जो भी इंसान 700 रुपया देगा एक शेयर उसका कंपनी में, ठीक है। अगर इंसान एक से ज़्यादा शेयर लेना चाहता है तो भी ले सकता है, लेकिन अगर उसको कंपनी का एक शेयर खरीदना है तो ही और शी हैज़ टू गिव 700 रुपीज़। अगर 700 रुपया उसने दिया तो कंपनी का उसको एक शेयर मिलेगा, कंपनी उसको एक शेयर सर्टिफिकेट देगी, ठीक है, और वो कंपनी का इक्विटी शेयर होल्डर माना जाएगा, ठीक है। और एक बात और बता दूं इसके साथ कि कंपनी का जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के मालिक होते हैं, कंपनी के शेयर होल्डर्स कंपनी के ओनर होते हैं। और इनको बदले में क्या मिलता है? इनको बदले में मिलता है डिविडेंड। इनको बदले में क्या मिलता है? डिविडेंड। शेयर के बदले क्या मिलेगा? डिविडेंड। किनको मिलेगा? जो शेयर खरीदेगा उनको। सपोज रामू ने खरीदा, 700 रुपये दिया और एक शेयर खरीदा, तो कंपनी को प्रॉफिट होगा, तो कंपनी रामू को कुछ शेयर, मतलब कंपनी रामू को उसका रिटर्न देगी, किस फॉर्म में? डिविडेंड के फॉर्म में, ठीक है। और
जो ये लोन होता है, डिवेंचर होल्डर जो होता है, और जैसे मान लो यहाँ पे श्यामू है, ठीक है, श्यामू ने पार्ले जी को पैसा दिया, ठीक है। अब श्यामू को, सपोज श्यामू ने अकेले ही 30 करोड़ रुपया पार्ले जी को दिया, तो व्हाट पार्ले जी विल गिव टू श्यामू, पार्ले जी क्या देगी श्यामू को, पार्ले जी कंपनी जो है वो श्यामू को क्या देगा, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। समझ में आया? तो श्यामू जो है डिवेंचर होल्डर है, रामू जो है शेयर होल्डर है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। तो अभी का टॉपिक अपना ये नहीं था, बट मैं आपको ब्रीफ कर दिया ताकि आपको समझ में आ जाए, कोई डाउट ना रहे। इसके अलावा भी डाउट रहेगा तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उसमें मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। अब मैं यहाँ थोड़ा सा स्पेस क्लीन करता हूँ। अब देखो अपना एग्जाम्पल आप वही दिमाग में रखेंगे कि अपन टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, अपन टॉपिक ये पढ़ रहे हैं कि डेप्थ और इक्विटी में से कौन सा फाइनेंस लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए, ठीक है। अपनी कंपनी कौन सी, पार्ले, पार्ले कंपनी को कितना पैसा चाहिए, 100 करोड़, ठीक है, पार्ले कंपनी को कितना पैसा चाहिए, 100 करोड़। ठीक है, अब 100 दिख रहा है, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन, मतलब हम डेप्थ लें या फिर इक्विटी लें। ये देखो ना यहाँ पे लिखा हुआ ना, डेप्थ वर्सेस इक्विटी, इन ये लें या फिर ये लें, इसके पीछे कौन कौन से फैक्टर छुपे हुए हैं, किन किन फैक्टर्स को हमको ध्यान में रखते हुए डेप्थ फाइनेंसिंग और इक्विटी फाइनेंसिंग का फैसला करना चाहिए। अगर डेप्थ हो तो कितना हो, और अगर इक्विटी हो तो कितना हो। द फर्स्ट वन इज, इससे पहले मैं बता दूं, CMC फॉर्क। CMC फॉर्क मतलब ये जो फैक्टर्स हैं उनको याद करने का तरीका है, ये इजी लर्निंग ट्रिक है जिसको बोलते हैं CMC फॉर्क। CMC फॉर्क बोलेंगे तो आपको, CMC फॉर्क अगर आप याद कर रखेंगे तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने में मदद मिलेगा। तो पहला, C फॉर कॉस्ट, M फॉर मार्केट स्टेट, C फॉर कैश फ्लो। CMC का ये हुआ। फॉर्क का क्या होगा, F फॉर फ्लोटेशन कॉस्ट, O फॉर ऑपरेटिंग कॉस्ट, R फॉर रिस्क, C फॉर कंट्रोल। समझ में आया CMC फॉर? तो एक बार मेरे साथ बोलेंगे, C फॉर कॉस्ट, M फॉर मार्केट स्टेट, C फॉर कैश फ्लो, F फॉर फ्लोटेशन कॉस्ट, O फॉर ऑपरेटिंग कॉस्ट, R फॉर रिस्क, C फॉर कंट्रोल। अब आप बोलेंगे क्या सर बच्चों जैसा पढ़ा रहे हैं, लेकिन तरीका ही यही है। आप इस टाइप से पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा पॉइंट, आपको मेहनत कम करना पड़ेगा। तो देखो फर्स्ट पॉइंट इज कॉस्ट, ठीक है। तो पहले हमको कोई भी किसी भी स्टेट से हम फाइनेंस लें, किसी भी सोर्स से हम फाइनेंस लें, चाहे हम डेप्थ लें या इक्विटी लें, हमको कॉस्ट देख लेना चाहिए। जैसे कि आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते वक्त प्रोडक्ट का कॉस्ट अपन देखते हैं ना कि कितने प्राइस का है, उसी तरीके से कंपनी में जब आप डेप्थ ले रहे हैं या फिर इक्विटी ले रहे हैं, जैसे कंपनी 100 करोड़ रुपये चाहिए, वो डेप्थ से ले रहा है या इक्विटी से ले रहा है, तो उसको क्या ध्यान में रखना चाहिए, कॉस्ट। मतलब ये डेप्थ लेने के बदले कंपनी को क्या देना पड़ेगा। जैसे डेप्थ लेगा तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है, जैसे डेप्थ लेगा तो इंटरेस्ट देगा, डेप्थ के लिए क्या देगा, इंटरेस्ट, और इक्विटी के लिए क्या देगा, डिविडेंड। सपोज कंपनी ने कैलकुलेट किया साल भर में इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा 2 करोड़ और डिविडेंड देना पड़ेगा मात्र 1.5 करोड़। तो कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस लेना चाहिए? ऑब्वियस सा बात है, डिविडेंड इक्विटी वाला इक्विटी फाइनेंस करना चाहिए, क्योंकि डिविडेंड कम देना पड़ता है और इंटरेस्ट तो फिक्स है, 2 करोड़ रुपये देना ही पड़ेगा। तो कॉस्ट किसका कम है? ऑब्वियस सा बात है डिविडेंड का।
रिस्क इसमें कम है डिविडेंड का। समझ में आया? तो कॉस्ट ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज तो नेक्स्ट पॉइंट है मार्केट स्टेट। मार्केट स्टेट का मतलब है मार्केट का कंडीशन, मार्केट कंडीशन। जैसे कि अभी आज की तारीख में, सपोज आज का डेट है 15 जुलाई 2020। आज की तारीख में ऑल ओवर वर्ल्ड में कोविड-19 का खौफ मंडरा रहा है, ठीक है। कोविड-19 का खौफ मंडरा रहा है और जिस कारण से लोग पैसा खर्च करना नहीं चाहते हैं, ठीक है। लोग पैसा खर्च करना नहीं चाहते हैं, तो इस वक्त कंपनी का शेयर भी कोई ख़रीदना नहीं चाहता है, क्योंकि मार्केट में अभी लोगों के पास पैसे नहीं है, लोगों को घर चलाना मुश्किल हो रखा है, कंपनियां बंद हो रखी हैं, ट्रांसपोर्ट बंद हुआ पड़ा है, ठीक है, बिज़नेस बंद हुए पड़े हैं, तो कंपनी का हालत वैसे भी ख़राब है, लोगों का भी हालत ख़राब है, तो कोई भी शेयर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, कोई भी शेयर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। तो इस कंडीशन में हम ये बोल सकते हैं कि कंपनी का मार्केट डाउन है, कंपनी का शेयर मार्केट जो है वो डाउन चल रहा है, ठीक है। कंपनी की हालत ख़राब है, कंपनी का जो मार्केट है ख़राब है, उसका शेयर कोई नहीं खरीदना चाहता। तो इस सिचुएशन में कंपनी को बेबस होकर के डिवेंचर लेना पड़ेगा, क्योंकि शेयर तो कोई ख़रीदेगा नहीं, कंपनी के पास इक्विटी में तो कोई इन्वेस्ट करेगा नहीं, तो कंपनी को क्या लेना पड़ेगा? डेप्थ, ठीक है। सिचुएशन टू सिचुएशन डिफ़र करता है। अभी इस सिचुएशन में डिवेंचर लेना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा। लेकिन मान लो परिवर्तन आ गया, से जो अभी समय चल रहा है, जो अभी सिचुएशन चल रहा है वो इम्प्रूव हो गया। मान लो आज से अपन 5 साल का बाद का डेट लेते हैं, 14/7/2025। उस वक्त मान लीजिए कंपनी का कंडीशन बहुत अच्छा हो गया, ठीक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं रहा और सबके पास सरप्लस पैसे हैं, तो उस वक्त लोग शेयर में भी इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो उस सिचुएशन में कंपनी को डिवेंचर से पैसा नहीं लेना चाहिए। समझ में आया? सो मार्केट स्टेट का मतलब वही होता है कि मार्केट का हालत कैसा है। अभी मार्केट का हालत ख़राब है आज के डेट में, तो इस सिचुएशन में कंपनी को शेयर से पैसा नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए क्या? उसको तो मिलेगा ही नहीं। दूसरी बात है कि उसको तो मिलेगा ही नहीं, उसको डिवेंचर फोर्सफुली लेना पड़ेगा। समझ में आया? थर्ड वन इज़ कैश फ्लो। कैश फ्लो मतलब कैश का फ्लो। कैश फ्लो मतलब कैश का फ्लो, मतलब कंपनी के पास ज़्यादा पैसा होता है, सरप्लस पैसे, सरप्लस मनी। नाउ द कंपनी हैज़ सरप्लस मनी। ईयर 1, 2, 3। ईयर 1 में उसके पास आए 50 करोड़ रुपए, सेकंड में आए 20 करोड़, थर्ड में आए 60 करोड़। तो जो कैश फ्लो है कंपनी का वो अच्छा है, कंपनी के हाथ में पैसे हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या करना चाहिए? अगर कंपनी के पास सरप्लस पैसे हैं तो कंपनी उधार ले सकता है, उधार लेकर के इंटरेस्ट चुका सकता है ना। तो उस केस में आप डिवेंचर ले सकते हैं। यू आर द फाइनेंस मैनेजर्स, मेरे प्यारे फाइनेंस मैनेजर्स, आप ये समझ लीजिए कि कंपनी के पास अगर सरप्लस पैसे हैं, अगर उसके पास पैसा पड़ा है, ऑलरेडी पड़ा है उसके पास, तो वो करेगा क्या उन पैसों का? और उसको पैसे चाहिए, ठीक है। सरप्लस कैश, सरप्लस मनी है, मतलब सरप्लस मनी मतलब कैश फ्लो है, ये मतलब सेविंग्स नहीं है, कैश फ्लो है, मतलब पैसा आ रहा है सफिशेंटली, इनकम अच्छा हो रहा है, सेल अच्छा हो रहा है, तो सरप्लस है, तो उससे वो डिवेंचर इशू कर सकता है, ठीक है। डिवेंचर से पैसे वो उठा सकता है, ठीक है। तो इस केस में प्रिफरेबल है कि डिवेंचर से पैसा ले लिया जाए।
इस केस में डिवेंचर से पैसा ले सकता है। कौन? कंपनी। समझ में आया? तो अपना कंप्लीट हो गया। CMC, सी फॉर कॉस्ट में अपन देखे, जिस कॉस्ट से सस्ता होगा वो उससे लेना चाहिए। एम फॉर मार्केट देखे कि मार्केट का कंडीशन कैसा है, और कैश फ्लो, थर्ड पॉइंट है कैश फ्लो। नाउ फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब क्या होता है? सिंपली होता है दलाली। फ्लोटेशन कॉस्ट का इजी सा मतलब है, हिंदी में इजी नाम है उसका दलाली। ठीक है, दलाली मतलब जब भी अपन कंपनी जब शेयर इशू करता है, आपको पता होगा, तो कंपनी को वेरियस फॉर्मेलिटी पूरे करने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे कि प्रोस्पेक्टस देना पड़ता है, ठीक है, अंडरराइटर्स को हायर करना पड़ता है, ब्रोकर्स को बोलना पड़ता है। अब मैं ये एज्यूम करता हूँ कि आप क्लास 11th में अच्छे से पढ़ के आए हैं और आपको इन तीनों का मतलब पता है ना। प्रोस्पेक्टस, अंडरराइटर्स, ब्रोकर्स का मतलब, प्रोस्पेक्टस मतलब एडवर्टाइजमेंट होता है। चलो मैं ब्रीफ में बता देता हूँ। प्रोस्पेक्टस मतलब एडवर्टाइजमेंट होता है, जिसमें कि कंपनी सबको बोलता है कि मैं शेयर इशू कर रहा हूँ, तो वो एक एडवर्टाइजमेंट होता है और सारे लोग उसको देख करके फिर कंपनी का शेयर खरीदते हैं। जैसे कि आप टीवी में एडवर्टाइजमेंट देखते हैं ना, वैसे ही प्रोस्पेक्टस एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, एक बुकलेट होता है। ठीक है, तो ये बुकलेट होता है, इससे एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, तो ये भी एक फ्लोटेशन कॉस्ट में आता है। अंडरराइटर्स मतलब वो इंसान जो कि आपका शेयर बिकवाते हैं और उसका जिम्मा पूरा लेते हैं। ठीक है, तो अंडरराइटर जो आपका शेयर बिकवाने में आपका हेल्प करते हैं कंपनी का, तो ये उसके बदले भी अपना फीस चार्ज करेंगे ना। और ब्रोकर्स मतलब वो होते हैं जो दलाल, तो दलाल लोग क्या करते हैं, आपके कंपनी का शेयर बिकवाने के लिए शेयर होल्डर्स लोगों को रेडी करते हैं, तो उसके बदले वो भी तो अपना ब्रोकरेज लेंगे ना। सो दिस इज़ कॉल्ड फ्लोटेशन कॉस्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं हम फ्लोटेशन कॉस्ट में ये सारा चीज़ आता है। तो अगर कंपनी को ये लग रहा है कि उसका फ्लोटेशन कॉस्ट कम है, अगर कम फ्लोटेशन कॉस्ट है तो क्या लेंगे? देखो मैं ये बता दूं आपको कि इक्विटी इशू करने के लिए, इक्विटी से पैसा लेने के लिए फ्लोटेशन कॉस्ट लगता है। ठीक है, तो ज़्यादा फ्लोटेशन कॉस्ट है तो क्या लेना चाहिए? डेप्थ लेना चाहिए। और अगर फ्लोटेशन कॉस्ट कम है आपका तो क्या लेना चाहिए? इक्विटी लेना चाहिए ना, क्योंकि फ्लोटेशन कॉस्ट आप जब शेयर इशू करते हैं तब लगता है, डिवेंचर के वक्त नहीं लगता। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। अगर फ्लोटेशन कॉस्ट का खर्चा कम है तो आप इक्विटी इशू कर लीजिए, अदरवाइज डेप्थ ले लीजिए। नाउ ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये वाला पॉइंट, तो फॉर का ओ ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या आता है? जैसे ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब जो कंपनी को चलाने के लिए डे टू डे जो खर्चा लगता है उसको बोलते हैं अपन ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट जैसे कि कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो कि कंपनी को देने हैं। एग्जाम्पल के तौर पे पहला है रेंट, दूसरा है सैलरी, थर्ड वन इज इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये ऐसे खर्चे हैं जो कि कंपनी को देने हैं, भले कंपनी का इनकम हो या ना हो, कंपनी का इनकम ज़्यादा हो या कम हो, कंपनी को ये फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट देने हैं। तो अगर ध्यान से सुनिए, अगर कंपनी का ये ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है तो इसमें वो इंटरेस्ट कहाँ से दे पाएगा? जो वो डेप्थ लेगा तो वो इंटरेस्ट भी तो ऑपरेटिंग कॉस्ट में आएगा, उसका इंटरेस्ट भी ऑपरेटिंग कॉस्ट में आता है। ठीक है, तो ऑलरेडी अगर रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा है, अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो उस वक्त उसको क्या करना चाहिए? आप खुद बताइए, इंटरेस्ट में ले लेना चाहिए या फिर इक्विटी में लेना चाहिए? और इक्विटी में अगर आप लेंगे तो आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं बढ़ेगा, ये बता देता हूँ। ऑब्वियस सा बात है, उस वक्त इक्विटी में ले लेना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी
रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी, ये ऑपरेटिंग खर्चा बहुत ज़्यादा है कंपनी का, तो कंपनी इज़ अनेबल टू बियर एनी मोर ऑपरेटिंग कॉस्ट। इन दैट केस कंपनी शुड ऑप्ट फॉर इक्विटी फाइनेंसिंग। कंपनी को इक्विटी फाइनेंस ले लेना चाहिए, डेब्ट के भरोसे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए इंटरेस्ट नहीं चुका पाया तो डिबेंचर होल्डर जो होते हैं उनसे तो आप लोन लिए, वो तो फिर कंपनी के ऊपर केस कर देंगे, कंपनी का चलना मुश्किल हो जाएगा। समझ में आया? आई होप कि आप समझ गए होंगे। नाउ रिस्क पोर्शन। रिस्क पोर्शन, अब बताओ आप रिस्क के बारे में बताओ। जब आपको एक मोबाइल लेना है और आपके पेरेंट्स ने आपको मोबाइल लेना है 20 का, ठीक है, आपने सोच लिया है कि आपको 20 का मोबाइल लेंगे। आपके पेरेंट्स ने आपको 15,000 रुपीज़ दिया और आप 5,000 रुपीज़ जो है वो बोरो की किसी से, सपोज बैंक से लोन लिए। तो इन दोनों अमाउंट में से कौन सा अमाउंट रिस्क फ्री है? 15 रिस्क फ्री है या फिर 5 रिस्क फ्री है? आप बोलेंगे सर 5 रिस्क फ्री है, बैंक से लिए हैं, कोई डांटने वाला तो है नहीं। इडियट्स, अगर 5 आपने बैंक से लिया हुआ है, अगर आप समय पे उसको लौटा ना पाए तो बैंक आपका फ़ोन भी सेल करवा सकता है, आपके ऊपर केस भी कर सकता है, ठीक है, और आपसे क्रूर बन के वो पैसा वसूल ले सकता है, ठीक है। लेकिन ये 15K है तो ये पेरेंट्स ने आपको दिया हुआ है। अगर आप मोबाइल 15K के अंदर ही ले लेते हैं तो आपका कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा यही बोलेंगे कि मोबाइल लिया है, पढ़ाई में भी ध्यान दे। थोड़ी ना आपसे पैसा मांगेंगे वापस, 15K 15,000 हमको वापस दे, ऐसा बोलेंगे क्या? ऐसे कोई पेरेंट्स होंगे क्या? नहीं होंगे ना। तो रिस्क किस में ज़्यादा है, ये वाले में या फिर ये वाले में? 15 में रिस्क है या 5 में? ऑब्वियस सा बात है, ये 5,000 जो लिए हैं वो रिस्क है, ठीक है। तो ये रिस्क है तो इसको बोलते हैं डेप्थ और इसको बोलते हैं इक्विटी। तो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के माँ बाप टाइप के होते हैं, वो कंपनी के मालिक जैसे होते हैं, ठीक है। वो ये जो फाइनेंस होता है वो उतना रिस्की नहीं होता एज़ कम्पेयर टू दीज डेप्थ फाइनेंसिंग, ठीक है। तो अगर कंपनी का रिस्क कैपेसिटी ज़्यादा नहीं है, अगर कंपनी रिस्क लेने से डरता है तो उसको क्या लेना चाहिए, इक्विटी या फिर डेप्थ? ऑब्वियसली इक्विटी फाइनेंसिंग करना चाहिए, क्योंकि कंपनी रिस्क नहीं उठा सकता। समझ में आया? तो अगर कंपनी रिस्क नहीं उठा सकता तो क्या लेना चाहिए, इक्विटी। अगर रिस्क उठा सकता है तो डेप्थ ले लो भाई। मोर रिस्क इज एसोसिएटेड विद बोरोड फंड एज कम्पेयर टू ओनर्स फंड, यही बोला मैं। फाइनेंस मैनेजर कंपेयर द रिस्क विद द कॉस्ट इन्वॉल्व एंड प्रीफर सिक्योरिटी विथ मॉडरेट रिस्क फैक्टर। तो जिसमें रिस्क कम है वो चीज़ आप ले सकते हैं कंपनी के लिए। समझ में आ गया? आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कंट्रोल। ये चीज़ मैं क्लास 11th में भी आपको एक बार बताया था। कंट्रोल कंसिडरेशन, ये छोटा छोटा जो लिखा है हटा दूं क्या? आपको लिखना रहेगा तो आप रिवाइंड करके लिख लीजिएगा। देखो, कंट्रोल कंसिडरेशन, ठीक है। कंट्रोल कंसिडरेशन मतलब कंपनी में मैनेजिंग पावर, कंपनी में मालिकाना हक। अब जैसे कंपनी में चाहिए 100 करोड़ रुपए, ठीक है, चलो इसको 100 लाख कर देते हैं, आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा। कंपनी में कितने चाहिए? 100 लाख चाहिए, ठीक है। तो 100 लाख चाहिए, लेकिन पार्ले कंपनी में 100 लाख रुपए चाहिए। 100 लाख यानी कि 1 करोड़ भी होता है, पता है मुझे। तो 100 लाख चाहिए,
अब इसके मालिक हैं 2, ठीक है। कौन कौन? मुकेश और दूसरा है अनिल, ठीक है। अनिल और मुकेश 2 भाई, अनिल और मुकेश 2 भाई, और दोनों की ये कंपनी है। तो कंपनी के 2 मालिक अनिल और मुकेश। अनिल और मुकेश ने सोचा कि हमारे पास पैसे की क्या कमी है। मुकेश ने बोला कि मैं 50 लाख देता हूँ, और अनिल ने बोला चल मैं भी 50 लाख देता हूँ। तो मुझे बताओ इसके मालिक कौन? इसके मालिक कौन? पार्ले जो कंपनी है इसके मालिक कितने हैं? 2 या 2 से ज़्यादा? 2 मालिक हैं, ठीक है। 2 मालिक हैं। कौन कौन? मुकेश और अनिल। इसके अलावा कोई तीसरा मालिक है क्या? नो माय डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा कोई तीसरा मालिक नहीं है, ठीक है। तो इनका कंट्रोल निकालना है आप कंपनी में, ठीक है। इनका कंट्रोल मतलब इनका हक निकालना है कंपनी में, ठीक है। कंट्रोल मतलब इस रेस्पेक्ट में हक है। 50/100 तो कितना आएगा? ये 50% आ जाएगा स्टेक, इसको 50% कंट्रोल बोलते हैं। और अनिल का कितना? 50, वही सेम 50%। तो मतलब दोनों का 50-50% का कंट्रोल है कंपनी में, ठीक है। अब ध्यान से सुनना एकदम। कंपनी में अभी तक कोई तीसरा मालिक नहीं है। अनिल और मुकेश का स्टेक कितना है कंपनी में? 50%, 50%, बोथ ऑफ दैम, 50-50-100, ठीक है। अब इसमें एक और मालिक आना चाहता है, इसमें एक और मालिक आना चाहता है, रतन। इसमें एक और मालिक आना चाहता है जिसका नाम है रतन। रतन बोलता है कि मुझे भी पार्टनरशिप में ले लो, मुझे भी आपके कंपनी में मालिक बना दो। तो रतन इसे मुकेश को बोला, ठीक है। तो मुकेश ने बोला कि पार्टनरशिप में तो बना लेंगे, कंपनी में आपको मालिक तो बना लेंगे, लेकिन आप दोगे क्या? तो मुकेश बोला मुझे भी आप इक्वल पार्टनर्स बना दो। आप पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, उसी तरीके से कंपनी में इक्वल शेयर होल्डर बना दो, ठीक है। तो जब इक्वल शेयर होल्डर बना देंगे तो क्या होगा? 100/3, दिस विल कम्स आउट टू बी 33.33। रतन का 33.33 हो गया पैसा। उसी तरह मुकेश का कितना हो जाएगा चेंज होके? 33.33। और उसी तरह अनिल का कितना हो जाएगा? 33.33%। ध्यान देने वाली बात है कि पहले था 50% और अभी हो गया 33.33%। मुकेश और अनिल जो पहले 50-50 के मालिक थे, अभी उनका मालिकाना हक घट करके कितना हो गया? 50 माइनस 33.33, 50 पहले था, माइनस कर दे 33.33 को तो कितना हो जाएगा? 16.67% कम हो गया, कम हुआ। ये 16.67% क्या है? 16.67% उनका हक कम हो गया कंपनी से। वो हक किसने ले लिया? 16.67% इंटू 2 करेंगे तो मतलब मुकेश का 16.67% कम हुआ और अनिल का भी, तो उसको प्लस करेंगे तो ये होगा। तो मतलब मुकेश और अनिल का कुछ हक कौन ले लिया? रतन ले लिया। मुकेश और अनिल का कुछ हक रतन ने ले लिया। तो क्या हम बोल सकते हैं मुकेश और अनिल का हक, मालिकाना हक डाइल्यूट हुआ? ये वर्ड को याद कर लीजिए और आंसर में ज़रूर यूज़ कीजिएगा, डाइल्यूट। Listen mindfully. So can we say that the
कंट्रोल कंसिडरेशन ऑफ मुकेश एंड अनिल इज डाइल्यूटेड। हाँ या ना, मुझे ये बात बताओ, मुकेश और अनिल का जो हक था वो डाइल्यूट हुआ या नहीं? यस, बिल्कुल हुआ। आपके सामने दिख रहा है, पहले था 50%, अभी हो गया 33%, 33.33%। एंड कितने परसेंट से डाइल्यूट हुआ? 16.67% से। क्यों डाइल्यूट हुआ? क्योंकि रतन ने वो पैसा कंपनी को इन्वेस्ट किया और रतन भी उतना परसेंट का मालिक बना। तो अब मुद्दे की बात है कि अगर पहले मालिक कौन कौन थे? मुकेश और अनिल। तीसरा मालिक कौन बन के आया? रतन। अगर मुकेश और अनिल को ये मंजूर है कि उनका परसेंटेज डाउन हो जाए, 50 से 33 हो जाए, 50 से 33 हो जाए, उनको ये मंजूर है कि उनका हक डाइल्यूट हो जाए, उनका कंट्रोल डाइल्यूट हो जाए, तो वो इक्विटी शेयर होल्डर इशू कर लें और ये रतन बन गया इक्विटी शेयर होल्डर। अगर उनको ये बात मंजूर नहीं, उनको ये बात मंजूर नहीं कि कोई उनका हक को छीने, उनको ये बात मंजूर नहीं कि कोई उनका हक को छीने, नहीं, वो 33% वाले नहीं बनना चाहते, लेकिन उनको पैसों की ज़रूरत है, तो उस केस में इनको डिवेंचर इशू करना पड़ेगा। तो उस केस में इनको डिवेंचर इशू करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर रतन बोलता है कि मैं तो इक्विटी शेयर होल्डर ही बनूंगा, मुझे मालिक बनना है कंपनी का, और मुकेश और अनिल ने बोला कि नहीं, मालिक तो हम ही रहेंगे, 50-50 के स्टेक वाले हम ही मालिक रहेंगे, तू कहाँ से आया, तू कौन है? ठीक है, तो रतन बोला ठीक है, अगर आप मुझे मालिक नहीं बनने देंगे तो मैं कंपनी में पैसा इन्वेस्ट नहीं करूँगा, जाओ लो जहाँ से लेना है लोन, डिवेंचर इशू करो, मुझे क्या मतलब। तो उस केस में मुकेश और अनिल को डिवेंचर इशू करना पड़ेगा, क्योंकि वो अपना कंट्रोल डाइल्यूट करवाना नहीं चाहते। लेकिन अगर मुकेश और अनिल को कोई प्रॉब्लम नहीं है अपना कंट्रोल डाइल्यूट करवाने से, मुकेश और अनिल बोलते हैं कि 33% होगा तो हो जाने दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, अगर मुकेश और अनिल बोलते हैं कि ठीक है 33% होता है तो हो जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उस केस में रतन हैप्पीली इनका मालिक बन जाएगा, कंपनी का जॉइंट ओनर बन जाएगा। तो उस केस में रतन से ये इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा ले सकते हैं। समझ में आया? ये कई बार ऐसा टेक्निकल टर्म है जो कि आपको लाइफ टाइम काम आएगा। आई होप मैं अपना 100% दिया हूँ आपको समझाने के लिए कंट्रोल वाला पॉइंट। इसके बावजूद भी आपको प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। तो कंट्रोल वाला पॉइंट ऐसा है कि जब ओनर्स की मर्जी, अगर ओनर बोलते हैं कि हमको हमारा कंट्रोल डाइल्यूट नहीं करना है तो डिवेंचर लेना पड़ेगा उनको, ठीक है? और अगर ओनर बोलते हैं, मुकेश और अनिल बोलते हैं कि हाँ ठीक है चलेगा, डाइल्यूट होगा तो होगा, तो उस केस में वो इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा ले सकते हैं, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर मालिक होते हैं और मालिक जब पैसे लगाएगा तो जो यहाँ पे कंट्रोल है वो डाइल्यूट होगा ही होगा, 50 का 33 होगा ही होगा, ठीक है? सो दैट इज़ ऑल अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके कितने पॉइंट्स थे? 7 पॉइंट है। C फॉर कॉस्ट, M फॉर मार्केट स्टेट, C फॉर कैश फ्लो, F फॉर फ्लोटेशन कॉस्ट, O फॉर ऑपरेटिंग कॉस्ट, R फॉर रिस्क, C फॉर कंट्रोल। आई होप ईच एंड एवरी पॉइंट आपको क्रिस्टल क्लियर होगा, आपने ध्यान से सुना। अगर ध्यान से नहीं सुने कोई बात नहीं, एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। Thank you for watching this video. Have a nice day. Bye bye.